एक विचार है जो कहता है जाति ईंटों की दीवार नहीं है। ये एक धारणा है, मन की एक अवस्था है। ये शब्द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हैं और आज की हमारी गहरी और जरूरी चर्चा का केंद्र भी यही है। नमस्कार। और ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल, आज हम आधुनिक भारत में जाति की इस पहेली को, इस रणक्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हाथ में आउटलुक में प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण है। हाँ, जो इस मुद्दे की कई परतों को खोलता है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि भारत की जो 4 सबसे बड़ी राजनीतिक धाराएं हैं, द्रविड़ आंदोलन, दलित आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन और हिंदुत्व आंदोलन, उन्होंने जाति के इस जिन से कैसे लोहा लिया और उनकी सफलताएं क्या थीं, उनकी विफलताएं क्या थीं, और ये सब आज के भारतीय समाज के बारे में हमें क्या बताती हैं। हाँ, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि जाति, जो एक हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, वो एक आधुनिक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार कैसे बन गई? देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है और इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत में है, मतलब अंग्रेजों के जमाने में। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों से पहले जाति की पहचान तो थी, पर वो बहुत तरल थी, मतलब फ्लेक्सिबल थी और हर क्षेत्र में अलग-अलग थी। अंग्रेजों ने जब भारत को समझने की कोशिश की तो उन्होंने हर चीज को गिनना और कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। जनगणना और सर्वे के जरिए। बिल्कुल, जनगणना, एथनोग्राफी सर्वेज, इनसे हुआ ये कि जो पहले एक तरह से बहती हुई सामाजिक व्यवस्था थी ना, उसको उन्होंने एकदम कठोर संख्या वाली श्रेणियों में बांध दिया। मतलब जो चीज पहले एक सामाजिक रिवाज थी, उसे एक ऑफिशियल आइडेंटिटी, एक सरकारी ठप्पा दे दिया गया। एकदम सही कहा आपने। और आजादी के बाद जब लोकतंत्र आया और हर किसी को वोट का अधिकार मिला, तब तो ये संख्याएं ही सब कुछ बन गई। बिल्कुल, वो संख्याएं अचानक बहुत कीमती हो गईं। जाति अब सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं रही, बल्कि चुनावी लामबंदी, सत्ता में हिस्सेदारी और अधिकारों के दावों का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गई। और इसी राजनीतिक जमीन पर, जैसा कि विश्लेषण कहता है, ये 4 बड़ी विचारधाराएं पनपी। हाँ, और आपस में टकराई भी। पहला, दक्षिण में पेरियार का द्रविड़ आंदोलन, जिसने सीधे सीधे ब्राह्मणवाद को खत्म करने की मांग की। ठीक है। दूसरा, अंबेडकर का दलित आंदोलन, जिसका लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मणवाद नहीं बल्कि पूरी जाति व्यवस्था का ही विनाश था। और तीसरा, कम्युनिस्ट आंदोलन, जिसने जाति को हमेशा वर्ग, मतलब क्लास के चश्मे से देखा और उसे उतनी अहमियत नहीं दी। और चौथा, हिंदुत्व आंदोलन, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आड़ में इस ऊंच नीच की व्यवस्था को एक नई वैधता दी। एक बात यहाँ बहुत दिलचस्प है जो विश्लेषण में बताई गई है। इनमें से 3 प्रमुख आंदोलन, आरएसएस, पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों 1925 में ही उभरे, एक ही साल में। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं था। ये उस दौर के वैचारिक मंथन को दिखाता है। 1920 का दशक भारत में विचारों का एक तूफान था। एक तरफ गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन था, तो दूसरी तरफ सामाजिक सुधार की नई लहरें उठ रही थीं। तो ये तीनों आंदोलन एक तरह से उस दौर के सबसे बड़े सवालों के 3 अलग-अलग जवाब थे। बिल्कुल, कि आजाद भारत कैसा होना चाहिए, उसकी नींव क्या होगी, ये विचारों के टकराव का नतीजा था। चलिए तो इनमें से एक से शुरू करते हैं, जी। जो दक्षिण से उठी एक बहुत ही रेडिकल आवाज थी, पेरियार और द्रविड़ आंदोलन। पेरियार का नजरिया बहुत ही आक्रामक था, जैसा आपने कहा। उनके लिए जाति सिर्फ समाज में ऊंच नीच का मामला नहीं था, वो इसे एक वैचारिक वर्चस्व, एक आइडियोलॉजिकल हेजेमनी मानते थे, जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ समाज में भेदभाव से नहीं थी, बल्कि उस पूरी सोच से थी जो इस भेदभाव को सही ठहराती है। एकदम। उनका मानना था कि इस वर्चस्व की जड़ें धर्म, शास्त्र और भगवान में है, जो इस अधीनता को पवित्र बताते हैं। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि अगर जाति को खत्म करना है तो भगवान और धर्म को ही गद्दी से उतारना होगा। तो उनकी नास्तिकता और तर्कवाद सिर्फ दर्शन नहीं थे, वो उनके राजनीतिक हथियार थे। हाँ, और जमीन पर उनकी रणनीति ये थी कि उन्होंने द्रविड़ पहचान को आर्य ब्राह्मण व्यवस्था के एक विकल्प के तौर पर खड़ा किया, एक काउंटर नैरेटिव बनाया। बिल्कुल। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को एक ऐसी पहचान दी जो हिंदू धार्मिक ढांचे से अलग थी। साथ ही उन्होंने अंतरजातीय विवाह, महिला मुक्ति और अंधविश्वास विरोधी अभियानों के जरिए समाज की जड़ों पर हमला किया। और इसका असर तो जबरदस्त पड़ा।
तमिलनाडु की नौकरशाही, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणों के एकाधिकार को तोड़ने में वे सफल भी हुए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति बनी जहां ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों का खुला बचाव करना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, और ये इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। आंदोलन ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तो खत्म कर दिया, लेकिन ऊंच नीच की व्यवस्था को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन मध्यवर्ती जातियों को, इंटरमीडिएट कास्ट्स को, जैसे वन्यार, थेवर, गोंडर, इस आंदोलन से ताकत मिली, उन्होंने ही दलितों के खिलाफ वही हिंसा और बहिष्कार जारी रखा। इसके कुछ उदाहरण हैं? कई हैं। सबसे भयानक उदाहरण है 1968 का किल्विनमनी हत्याकांड, जहां 44 दलित खेतीहर मजदूरों को, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, सिर्फ इसलिए एक झोपड़ी में जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो बेहतर मजदूरी मांग रहे थे। और ये अत्याचार करने वाले कोई ब्राह्मण नहीं थे? नहीं, वो वही मध्यवर्ती जातियां थीं जिन्हें द्राविड़ आंदोलन ने मजबूत किया था। तो आंदोलन एक वर्चस्व को दूसरे से बदलने पर रुक गया, पूरी व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाया। तो द्रविड़ आंदोलन ने ब्राह्मणवाद पर हमला किया, लेकिन एक और आंदोलन था जो सीधे जाति की जड़ पर ही वार कर रहा था, और वो थे डॉक्टर अंबेडकर। यही अंबेडकर के आंदोलन की खासियत है। उन्होंने गांधी के सुधारवाद को पूरी तरह खारिज कर दिया। दोनों में क्या फर्क था? गांधी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का एक कलंक मानते थे जिसे सुधारा जा सकता है, पर वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। अंबेडकर का तर्क था कि अस्पृश्यता कोई कलंक नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था का एक जरूरी और तार्किक नतीजा है। मतलब जब तक जाति रहेगी, अस्पृश्यता रहेगी। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा था, जाति मन की एक अवस्था है, इसे सुधार नहीं सकते, इसे नष्ट ही करना होगा। और इसी तरह उन्होंने मार्क्सवादियों को भी चुनौती दी, उनके आर्थिक निर्धारणवाद को। हाँ, मार्क्सवादियों का मानना था कि असली लड़ाई अमीर और गरीब की है, मतलब वर्ग संघर्ष। अंबेडकर ने कहा, नहीं, भारत में जाति सिर्फ एक सामाजिक चीज नहीं है, ये खुद में एक आर्थिक व्यवस्था है। ये तय करती है कि किसके पास जमीन होगी, कौन सा काम कौन करेगा, और मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा। एकदम सही। इसे सिर्फ वर्ग के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अंबेडकर के बाद इस आंदोलन की विरासत का क्या हुआ, क्योंकि वो तो बिखर गया था। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन कई गुटों में बंट गया। फिर 1972 में दलित पैंथर्स ने एक नई ऊर्जा भरी, जो अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रेरित थे। वो काफी आक्रामक थे, है ना? बहुत। वो साहित्य और कला के जरिए अपनी बात कहते थे, लेकिन वो भी जल्दी अंबेडकरवाद बनाम मार्क्सवाद की सैद्धांतिक बहस में बट गए। और फिर आते हैं कांशीराम, जिन्होंने इस पूरी वैचारिक लड़ाई को जमीनी चुनावी ताकत में बदल दिया। बिल्कुल। कांशीराम एक शानदार रणनीतिकार थे। उन्होंने बहुजन का विचार दिया, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे। ये एक ऐसा सामाजिक गठबंधन था जो चुनावी गणित में बहुमत बन सकता था। और मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सत्ता तक पहुंचना वो एक प्रतीकात्मक क्रांति थी। बहुत बड़ी। इतिहास में पहली बार दलित सत्ता में थे। वो याचिका नहीं दे रहे थे, बल्कि शासन कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी वही पैराडॉक्स देखने को मिलता है। क्या? यहाँ भी आंदोलन अपने लक्ष्य से भटक गया। एक तरह से सत्ता तक पहुंचना एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक जीत थी, पर जमीनी हकीकत पूरी तरह में ही बदली। आरक्षण की वजह से दलितों में एक छोटा सा मध्यम वर्ग तो उभरा, लेकिन उनकी और करोड़ों गरीब दलित मजदूरों के बीच एक खाई बन गई। और चुनावी राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। सही बात। बीएसपी को भाजपा जैसी पार्टियों से भी गठबंधन करना पड़ा, जिसने अंबेडकर की मूल क्रांतिकारी विचारधारा को कमजोर कर दिया। आंदोलन सत्ता और पहचान के प्रतीकों में उलझकर रह गया, जबकि अंबेडकर का लक्ष्य समाज का पूर्ण पुनर्गठन था। तो अब एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन का। उन्होंने सब कुछ वर्ग के चश्मे से देखा। और ये विश्लेषण कहता है कि यही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक चूक थी। शास्त्रीय मार्क्सवाद के अनुसार जाति एक सामंती अवशेष है, मतलब पुराने जमाने की कोई चीज। हाँ, जो पूंजीवाद और औद्योगिकरण के आने पर अपने आप खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि जब अलग अलग जातियों के लोग एक साथ फैक्ट्री में काम करेंगे तो जाति की दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। पर भारत में तो उसका ठीक उल्टा हुआ। बिल्कुल। भारत में पूंजीवाद ने जाति को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत किया। दलितों को आज भी सबसे निचले, गंदे और कम मजदूरी वाले कामों तक सीमित रखा जाता है। पूंजी और जमीन पर आज भी उच्च जातियों का नियंत्रण है।
तो जाति और पूंजीवाद ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हाँ, और इसी वैचारिक अंधेपन की वजह से वामपंथ और अंबेडकरवादियों के बीच हमेशा एक दूरी बनी रही। एक के लिए जाति प्राथमिक अंतर्विरोध था, दूसरे के लिए वर्ग। एक संयुक्त संघर्ष कभी बन ही नहीं पाया। और ये हमें आज की सबसे प्रमुख राजनीतिक ताकत हिंदुत्व तक लाता है, और उनका नजरिया तो बाकी तीनों से 180 डिग्री अलग है। ये एक मूलभूत अंतर है। जहां बाकी तीनों आंदोलन अपने अपने तरीकों से इस ऊंच नीच की व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, वहीं हिंदुत्व आंदोलन ने इसे चुनौती देने के बजाय इसे हिंदू एकता के लिए एक जैविक व्यवस्था के रूप में फिर से सही ठहराया। पर ये कैसे किया गया? मेरा मतलब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप उन जातियों को एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करने के लिए कैसे मनाते हैं जो उन्हीं को नीचे रखती है? ये विश्लेषण इसकी 4 बहुत ही चालाक रणनीतियों की पहचान करता है। पहली है प्रतीकात्मक समावेश, मतलब सिंबॉलिक इंक्लूजन। यानी चेहरा दलित या आदिवासी, लेकिन सत्ता की असली चाबी ऊंची जातियों के पास। एकदम, जैसे राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू का होना। ये एक शक्तिशाली संदेश देता है कि सब हमारे साथ हैं, जबकि सत्ता की असल संरचना में कोई खास बदलाव नहीं होता। ठीक है, ये पहली रणनीति हुई। दूसरी है अंत्योदय की बयानबाजी। ये दीनदयाल उपाध्याय का विचार है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान। ये अंबेडकर के अधिकार और दावेदारी के कट्टरपंथ की जगह एक पितृसत्तात्मक दान वाली भावना लाता है, जो अंबेडकर के अधिकार की लड़ाई से बहुत अलग है। ये एक तरह से दया की बात करता है। और तीसरी, जो सबसे असरदार लगती है, बाहरी दुश्मन बनाना। सही, बाहरी खतरे का निर्माण। हिंदू खतरे में है का नारा घर के अंदर के झगड़ों को, यानी जातीय मतभेदों को, एक बाहरी दुश्मन, खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत में बदल देता है। कहते घर के अंदर की लड़ाई भूलकर सब बाहर देखने लगे। और चौथी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो है अंबेडकर का ही विनियोग या एप्रोप्रिएशन। ये सबसे चालाकी भरा कदम है। इसमें अंबेडकर की जयंती मनाना, उनकी मूर्तियां लगवाना, उन्हें एक महान राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है। लेकिन ऐसा करते हुए उनके सबसे जरूरी संदेश को पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है। कौन सा संदेश? उनके 2 मूल संदेश। पहला, हिंदू धर्म का त्याग, क्योंकि उनका मानना था कि इस धर्म के रहते जाति खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा, हिंदू राज के खिलाफ उनकी खुली चेतावनी। इन दोनों बातों को मिटाकर उनकी छवि का इस्तेमाल उसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो इस सब का मतलब क्या है? कहाँ आ खड़े हुए हम? हमने 4 अलग अलग रास्ते देखे। एक जिसने एक वर्चस्व को दूसरे से बदल दिया, एक जिसने विनाश चाहा लेकिन दावेदारी पर रुक गया, एक जो अपनी ही विचारधारा में अंधा हो गया, और एक जिसने ऊंच नीच की व्यवस्था को ही पवित्र बना दिया। आज का संकट इन्हीं मुक्तिवादी आंदोलनों की विफलता और प्रतिक्रियावादी आंदोलनों की सफलता का मिला-जुला परिणाम है। और ये एक गहरा विरोधाभास है कि एक तरफ संवैधानिक समानता और कानूनी अधिकार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सामाजिक पदानुक्रम और मजबूत हो रहे हैं। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। ये दिखाता है कि जाति का सवाल कितना जटिल और बहुस्तरीय है। हाँ, और ये विश्लेषण अंत में एक रास्ता भी सुझाता है। अंबेडकर, पेरियार और मार्क्स की मुक्तिवादी विरासतों का एक रचनात्मक संश्लेषण। तो विचार करने के लिए अंतिम प्रश्न ये है, आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहां पहचान और प्रतीकों का बोलबाला है, एक ऐसा आधुनिक एकीकृत आंदोलन कैसा दिखेगा जो एक साथ जातिगत ऊंच नीच और वर्गीय शोषण दोनों का सामना करें? यह एक बहुत बड़ा और शायद आज का सबसे जरूरी सवाल है। क्या आज ऐसा संश्लेषण संभव भी है, या ये विरासतें एकजुट होने के लिए बहुत विरोधाभासी हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर ये चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार या सवाल जरूर बताएं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और भविष्य की चर्चाओं में उन्हें शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।